इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो अलॉटमेंट किया भारत सरकार ने सीआरपीएफ को, उस अलॉटमेंट में भी इस मस्जिद का जिक्र किया गया, कब्रों का भी जिक्र किया गया और एक बाकायदा एरिया छोड़ने के लिए सीआरपीएफ को कहा गया। तो जब वो एरिया छोड़ने के लिए कहा गया, फिर उस एरिया को क्यों नहीं छोड़ा गया? अगर वक्फ बोर्ड ने एक्शन ले लिया इस पर, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो सीआरपीएफ ने कब्जा करी है ना, ये वाली 12 एकड़ ज़मीन, ये भी हमारी वापस हो जाएगी। ये 320 दिल्ली के अंदर ऐसी जगहें हैं, कब्रिस्तान, खानकाहें, मस्जिदें, दरगाहें हैं, जो इंशाल्लाह हमें वापस हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी 1970 से वक्फ के अंडर में है। चूँकि वक्फ बोर्ड अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाह है, इसीलिए एक मस्जिद या एक कब्रिस्तान ये नहीं, दिल्ली में 320 कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें भारत सरकार ने एक्वायर कर ली। ये तो उसमें से एक है। चूँकि दिल्ली वक्फ बोर्ड लापरवाह है, ज़बरदस्त तरीके से खिलाफ। आप कदीमी मस्जिद को तोड़ने की इंटेंशंस पाल के बैठे हुए हैं, बिना कानून का पालन किए हुए। रिपुटेशन के साथ में जो अलॉटमेंट लेटर है, उसमें बाकायदा मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह छोड़ने के लिए कहा गया था। लाल मस्जिद और कब्रिस्तान का मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन कल इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब निज़ामुद्दीन थाने के एसएचओ यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इस मस्जिद को खाली कर दिया जाए। काफ़ी दिनों से इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और जो आसपास की ज़मीन है वो कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसको पूरी तरह से कब्ज़ा लिया गया है और यहाँ पर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर बन रहा है। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं, इमाम साहब हैं और वो शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मुलाकात हुई थी जिस वक्त यहाँ पर एसएचओ पहुँचे थे। शाहिद साहब, काफ़ी लंबे वक्त से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जो पूरा इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर अमादुल्ला साहब का आना और उसके बाद ये कहना कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, अभी तक क्या वो सो रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत अफसोस का मुकाम है कि एक कब्रिस्तान जो तकरीबन 12 एकड़ का कब्रिस्तान, उसको सीआरपीएफ ने कब्ज़ा किया और यहाँ पर जो कब्रें थीं, जो मेरा ख्याल ये है कि कई सौ साल पुरानी कब्रें, जंग आज़ादी के शहीद भी यहाँ पर बहुत सारे लोग दफन हैं। अभी आप अंदर जाके देखें, जो जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तमाम कब्रों की जो हड्डियाँ भी हैं वो वहाँ से शायद निकाल दी गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुदाई हुई है काफ़ी गहरी तरीके से उसमें, शायद बेसमेंट वगैरह बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कोई भी वहाँ छोड़ा नहीं गया। तो ये बहुत शदीद दुख का मुकाम है कि इस तरह से हमारे साथ, हमारे ही मुल्क में जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप भी है, जो कानून का मुल्क है, सब कुछ किया गया। दूसरी बात यह है कि इस तरह से आना पुलिस का, और यहाँ पर इनके पास पुलिस वाले आए, कहा कि सब से खाली कर दीजिए, इसको हमने तोड़ना है, ये अपने आप में गैर कानूनी है। जैसा मैंने कहा, कानून का मुल्क है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है। अगर आपने इसको वैकेट करवाना है, खाली करवाना है, आपका तोड़ने का इसका मकसद है, जो कि उनका है, तो आप लिखित में कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप लिखित में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो अलॉटमेंट किया भारत सरकार ने सीआरपीएफ को, उस अलॉटमेंट में भी इस मस्जिद का जिक्र किया गया, कब्रों का भी जिक्र किया गया और एक बाकायदा एरिया छोड़ने के लिए सीआरपीएफ को कहा गया। तो जब वो एरिया छोड़ने के लिए कहा गया, फिर उस एरिया को क्यों नहीं छोड़ा गया? इस मस्जिद की तरफ क्यों आंखें? ये बताइए, दिल्ली भारत की राजधानी है और ये इंडिया गेट से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर ये जगह है। यानी जहाँ पर पूरे भारत की सरकार जहाँ से चलती है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर कानून के मुल्क में, उस भारत की कैपिटल में ऐसी चीज़ हो जाना जो कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, ज़बरदस्त तरीके से ख़िलाफ़ हो। आप कदीमी मस्जिद को तोड़ने की इंटेंशंस पाल के बैठे हुए हैं, बिना कानून का पालन किए हुए। अरे हमारे मुल्क में तो चूँकि ये मस्जिद किसी में आड़े में नहीं आ रही, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपुटेशन के साथ में जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें बाकायदा मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद भी मस्जिद को तोड़ने की इंटेंशन सामने रखना, ये अपने आप में एक बहुत कल एक बात सामने आई थी कि अभी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उसके बावजूद इस पर पूरा तरह से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जिस एरिया को छोड़ने को कहा गया था, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या पूरा ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है? क्या कोर्ट के विचाराधीन? देखिए, इसमें 2 तरह की प्रोसीडिंग है। जैसा मैंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है,
जब CRPF ने यहाँ पर दखलंदाजी करनी शुरू की तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने इश्तहारात लगाए थे और 1970 में गज़ट है बाकायदा दिल्ली सरकार का जो कि वक्फ के अंदर ज़मीन को दिखाता है। हमारे मुल्क में गज़ट नोटिफिकेशन से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो जब ये वक्फ की ज़मीन है तो भारत सरकार ने कैसे कर ली? चूँकि ये वक्फ की ज़मीन है इसलिए वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में इसको मुकदमा फाइल किया है। वो मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा विचाराधीन है। तो मुकदमा तो जो राइटफुल ओनर्स हैं, ये जो क्लेमेंट हैं, एक क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है मैं मालिक हूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो इसका जो निस्तारण होगा दफ़ा 85 है वक्फ एक्ट की, उसके तहत सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा पेंडिंग है, तो मुकदमा कहाँ से ख़त्म हो गया? भारत की सरकार कहाँ से मुकदमा जीत गई? CRPF कहाँ से मुकदमा जीत गई? दिल्ली पुलिस ने आके यहाँ पर कैसे कह दिया कि सामने से तोड़ेंगे, मुकदमा जीत गए? ये बिल्कुल बेकार की बात है, गलत बात है। ये जिस मुकदमे का रेफरेंस ये दे रहे हैं वो मुकदमा एक बहुत पुराना मुकदमा है, मेरा ख्याल है 30-35 साल पुराना मुकदमा हबीबुर रहमान साहब ने फाइल किया था। हबीबुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया। उस मुकदमे में भी यहाँ पर कोर्ट का स्टे था कि आप कब्रिस्तान को हाथ में लगाएंगे, मस्जिद को हाथ में लगाएंगे। उस स्टे का वायलेशन करके मस्जिद को तोड़ा, कब्रिस्तान को तोड़ा गया। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब लोग जाग गए, यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए, तो यहाँ पर मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। लेकिन अब इनकी फिर ये नज़र है, चूँकि लोगों ने आना बंद कर रखा है यहाँ पर, ये आसपास की कोई बस्ती नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जो लोग राहगीर होते हैं वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, या जो सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कुछ लोग रहते हैं, वहाँ से लोग आ जाते हैं। तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम जुमे का वक्त निकाल करके इस मस्जिद में आइए, नमाज़ पढ़िए। 1:40 पे खुतबा होता है और नमाज 1:45 बजे नमाज होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाल मस्जिद पर आइए, जुमे के दिन अपना यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, आपका थोड़ा सा वक्त देना इस मस्जिद को बचाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद, हमारी मदद करेगा। अल्लाह का घर है, यहाँ पर नमाज होती है, कानून का मुल्क है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून का ये अवहेलना नहीं है, ये कानून इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा और आप लोग यहाँ पर आएंगे। तो कल जिस तरह से यहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अहमदुल्ला आए थे और उसके बाद यहाँ पर एक बोर्ड भी अपना उन्होंने लगवा दिया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, अभी तक क्यों नहीं गए हाई कोर्ट? देखिए, मैं यहाँ पर आपको 3 साल पुरानी इसमें लेके जाता हूँ। 2017 में अमानुल्लाह भाई चेयरमैन थे। उस वक्त अमानुल्लाह भाई ने यहाँ पर कंप्लेंट दी थी थाने को। ये एरिया आता है लोधी कॉलोनी थाने के अंदर। कंप्लेंट दी गई थी निज़ामुद्दीन थाने में FIR करवाने के लिए। ज़रा पूछ लीजिए उनसे कि भाई 3 साल के अंदर क्या कार्रवाई हुई, कोई FIR क्यों नहीं हुई? हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो लापरवाही है कि 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, शायद इसकी वजह से हौसले बुलंद हो रहे हैं। भाई आप भी तो गवर्नमेंट हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल करी, पिटिशंस फाइल करी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, दिल्ली वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा इसमें। आप क्यों कर रहे हैं शाहिद साहब? इसमें आप नहीं आ सकते, या दिल्ली वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो चूँकि हम जब कार्रवाई नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा हमारी चीज़ों का? ये तो गलत है। तो इसलिए हम अमानतुल्लाह साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इसमें एक्टिवली थोड़ा सी मेहनत कर दीजिए। इंशाल्लाह ये चीज़ बच जाएगी, आपकी मस्जिद, हमारी मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान बच जाएगा। जो आप यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, आप पूरी तरह से क्या पहले वक्फ के अंडर में नहीं थी, बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत आने पड़ी? ये प्रॉपर्टी 1970 से वक्फ के अंडर में है। चूँकि वक्फ बोर्ड अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाह है, इसीलिए एक मस्जिद या एक कब्रिस्तान ये नहीं, दिल्ली में 320 कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें भारत सरकार ने एक्वायर कर ली। ये तो उसमें से एक है। चूँकि दिल्ली वक्फ बोर्ड लापरवाह है, इसीलिए हमने पिटीशन फाइल करी थी। लेकिन अफसोस की बात यह, कोर्ट ने कहा था दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्शन लेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के अंदर कहा हम एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेते नहीं है। तो इसीलिए ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और किसी बदनीयती से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि दिल्ली वक्फ बोर्ड अब तो जाग जाओ। अब तो अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन है, अब तो एक अच्छा आदमी चेयरमैन है, अब भी क्यों नहीं जाग रहे? अब तो कम से कम जाग जाओ और अब तो अपनी चीज़ों के लिए एक्शन लेना शुरू कर दो। अगर वक्फ बोर्ड ने एक्शन ले लिया इस पर, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो CRPF ने कब्जा करी है ना, ये वाली 12 एकड़ ज़मीन, ये भी हमारी वापस हो जाएगी। ये 320 दिल्ली के अंदर ऐसी जगहें हैं, कब्रिस्तान, खानकाहें, मस्जिदें, दरगाहें,
जो इंशाल्लाह हमें वापस हो जाएंगे। अब बड़ी लंबी लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर से वक्त प्रॉपर्टीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, कई केसेस आपने कोर्ट में भी डाले हैं। देखने में ये आ रहा है कि जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए हैं, कई दर्जनों कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर कब्जा हो गया। उत्तम नगर कब्रिस्तान बंद कर दिया गया, वहाँ पर जिस तरह से अभी मस्जिद का भी मामला चल रहा है और जिस तरह से उसकी अब पैमाइश की जा रही है, वो भी एक बड़ा विवाद है। अभी जिस तरह से टिकरी में मामला सामने आया खानपुर के पास, इस तरह से दर्जनों कब्रिस्तान जिन पर कब्जा हो रहा है। ये भी बहुत प्राइम लोकेशन है, 20 से 25 लाख पर स्क्वायर मीटर यहाँ पर रेट होगा। 12 एकड़ ये ज़मीन बताई जा रही है। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ख़त्म होती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपने 5-6 प्रॉपर्टी को बताया, मैं आपको 320 प्रॉपर्टी को बता रहा हूँ कि दिल्ली में 5 से 10 प्रॉपर्टी 320 प्रॉपर्टियाँ हैं जो कि भारत सरकार ने एक्वायर की, कुछ केजरीवाल साहब के ज़माने में की। उत्तम नगर का आपने नाम लिया, उत्तम नगर कब्रिस्तान में सैकड़ों साल से तदफीन हो रही थी, वहाँ रोक दी गई। संगम विहार के बैक साइड में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर तदफीन रोक दी गई, वहाँ कब्रिस्तान ख़त्म कर दिया। लंबी फहरिस्त है। तो ये पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड प्रैक्टिस है इनकी कि आपने वोट मुसलमानों की चाहिए लेकिन काम आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना है। चूँकि वक्फ बोर्ड अपने आप में एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, उसका चेयरमैन खुद केजरीवाल सरकार का नुमाइंदा है, लेकिन उसकी जो पावर है वो अपनी अलग है। तो हमें उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह से डरते हुए इस पर एक्शन लेंगे और जो एक्शन चाहे उन्हें फिर अपनी सरकार के खिलाफ ही क्यों लेना पड़े, वो लेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। आखिरी सवाल, इस पूरे मामले में जिस तरह से एसएचओ यहाँ आए थे, तो क्या आप लोगों की एसएचओ से बात हुई या पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई? किस लिए यहाँ पर आए थे, किस अथॉरिटी में आए थे, क्या उनके पास ऑर्डर था? देखिए, एसएचओ साहब जो आए हैं, आइए भाई, चलो भाई, इनके पास एसएचओ साहब आए, इनसे आगे कल कहा कि इस मस्जिद को खाली कर दीजिए। हम ये केस जीत गए हैं। ये केस नफीसा जी जो हैं, ये अबूर रहमान साहब की बीवी हैं, ये केस काफ़ी दिन से फाइट कर रही थी। तो इनका केस और ये भारत सरकार का केस अलग है, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड का और भारत सरकार का केस अलग है। तो इसलिए इनसे कहा इसे खाली कर दीजिए, जबकि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ये खाली नहीं हो सकती है। मेरा क्वेश्चन यहीं पर है कि दिल्ली पुलिस को भी गैर कानूनी काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? भाई, एक तरीका है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वैकेट करवानी है, आपने डेमोलिशन करना है, कुछ करना है, तो आपने ऑर्डर पास करना होता है। वो ऑर्डर पास करके आपको उसकी कॉपी देनी होती है, आपने उसको सुनवाई करनी होती है, आपने नोटिस देना होता है। लेकिन जहाँ कहीं कोई मसला कब्रिस्तान का या मस्जिद का, दरगाह का होता है, तो आप सारे कानून भूल जाते हो। ये तो गलत है ना, हमारे कानून का मुल्क में गलत है, और हम ऐसा इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं होने देंगे। शुक्रिया थे शाहिद अली जो हमसे बात कर रहे थे लाल मस्जिद मामले को लेकर, और जिस तरह से इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में इंसाफ वो लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।